हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा एजुकेशन में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जीआईसी लेक्चरर के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट में तैयारी कर रहे हैं। दैट मीन्स जीआईसी में जो जीआईसी के लेक्चरर के लिए पोस्ट आई है उसमें फिजिक्स सब्जेक्ट की तैयारी हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और हम लोगों ने टॉपिक अभी जो पिक किया हुआ है यानी पोर्शन पिक किया हुआ है वो हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो एक टॉपिक हो चुका है गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके थियरी भी हमने किया है, साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस भी किए हैं। वो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर को देखकर बनाया है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी बातें। ये फिलहाल अभी प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए भी हम आगे देंगे आपको, जिससे आप अपने आप को मजबूत बना सकते हैं। तो जो लोग आज मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले की वीडियोस को जरूर देखें और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए ताकि हम आपको एक से बढ़कर एक वीडियो प्रोवाइड कर सकें। तो आज का जो टॉपिक है वो हम लोग लास्ट वीडियो के आगे चल रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था, आज उसी के आगे हम लोग चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन समझा था और इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन तक हम लोगों ने किया था। तो मैं उनसे भी आज जो लोग देखने आए हैं, पहली बार जो मेरा चैनल देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहला वीडियो जरूर देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आए। ओके, फिर इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ ही साथ हम आपको अच्छे क्वेश्चंस देंगे जिससे को आप सॉल्व करके अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन लिखा था। लास्ट में जो हमने किया था वो हमारा था E इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट ऑफ फाई। एक्चुअली मैंने जो डेरिवेशन किया था वो डेरिवेशन मैंने किया था E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ठीक है, तो ये आपका क्लास 12 स्टैंडर्ड में लिखा जाता है, लेकिन अगर हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जाएं तब हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे ये जो डेल ऑपरेटर है इसे हम लोग नेबुला ऑपरेटर भी बोलते हैं या डेल ऑपरेटर भी बोलते हैं। इसका हम अलग से वीडियो करेंगे जब हम लोग वेक्टर पार्ट पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं उस पर नहीं जाता हूं। इसका वैल्यू होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। ये नेबुला ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर की वैल्यू होती है। अब डेल ऑपरेटर को हम कभी ग्रेडियंट तो कभी डाइवर्जेंस तो कभी कर्ल का नाम देते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैं यहाँ पे नोट करा दे रहा हूँ। हालांकि इसका हम लोग बाकायदे सेशन करेंगे, वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि कब क्या और क्या उसकी सिग्निफिकेंसेज हैं। फिलहाल मैं बस एक एक बात थोड़ा सा छोटा बात बता देना चाह रहा हूँ ताकि आपकी बातें क्लियर रहें। यही डेल ऑपरेटर, अगर डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फील्ड पर ऑपरेट कर रहा है, यानी डेल ऑपरेटर किसी स्केलर फील्ड पर ऑपरेट कर रहा है, तब इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट। और यही डेल ऑपरेटर अगर डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में किसी वेक्टर पे ऑपरेट कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं, इस कंडीशन में डेल ऑपरेटर बोला जाता है डाइवर्जेंस। और यही डेल ऑपरेटर अगर क्रॉस है किसी वेक्टर फील्ड पर तब ये बोला जाएगा कर्ल ऑफ द फील्ड। तो ये तीनों अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ऑपरेटर आप देख सकते हैं यहां पर सेम है और वो आपका डेल ऑपरेटर है। तो ये बातें हम लोग समझ लिए। तो यहां पर देखिए फाई है, यहां पे पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहा है और पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है। अगर फील्ड के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये स्केलर फील्ड है। तो स्केलर फील्ड पे आपका ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस बोलेंगे, यानी ग्रेडियंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट होगा क्योंकि स्केलर पे काम कर रहा है, तो ग्रेडियंट ऑफ द फील्ड। तो यहां पे ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड क्या दे रहा है? उसका वेक्टर फील्ड दे रहा है। चूंकि यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता तो ग्रेविटेशन फील्ड मिलता। फिलहाल जब हम ग्रेविटेशन का पार्ट हम लोग देखेंगे तो हम वहां पे देखेंगे। तो ये इंटर लेवल में हमें देखने को मिलता है और ये हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे देखने को मिलता है, जिसकी हेल्प से हम काफी कुछ प्रूव कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम अभी प्रीलिम्स पर फोकस कर रहे हैं और जो बातें हम मेंस के लायक होंगी हम आपको वहां बताएंगे कि आप इसे मेंस के तैयारी के रूप में रखेंगे। तो अगर इसको जरा हम देखें, अगर मैं और सॉल्व करूं इसको, तो dv इज इक्वल टू क्या आने वाला है? माइनस ई डॉट ऑफ डी आर आने वाला है। ठीक है, ओके।
अब इंटीग्रेट कर दें, ये क्या है, किसी डी आर रीजन में आपने डिस्प्लेस किया चार्ज को तो डीवी पोटेंशियल फील हुआ। तो मान लीजिए कि ए टू पॉइंट बी अगर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये क्या होगा, ये आपका इंटीग्रेट कर दिया जाएगा ई डॉट डी आर। तो पोटेंशियल का एक एक्सप्रेशन ये भी बनता है। या अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोगों ने लिखा था फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे भी लिख सकते हैं और चार्ज हमारा कांस्टेंट है जिसको बाहर ले सकते हैं। तो -1 अपॉन क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डॉट डी आर, ये एक एक्सप्रेशन है। तो नेक्स्ट हम लोग यहां पर क्यू नॉट करेंगे, ये एक्सप्रेशन बनाए। अब हम लोग अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एनालाइज करेंगे। यानी कि हमारा कभी अगर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो क्या पोटेंशियल का टर्म एक्सप्रेशन होगा, अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया दैट मीन्स हमें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया तो कैसे करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो दे दिया तो कैसे करेंगे। पहले एक हम बेसिक फॉर्मूले लिखेंगे, फिर अलग अलग सिस्टम की तरह हम आपको निकाल के दिखाएंगे। अगर आप ये पूरा सेशन इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का करते हैं यहाँ पे, तो आपको किसी भी सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा आपसे दावा है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखें, साथ ही साथ कल जो वीडियो आएगी उसको भी जरूर देखिए, तो आपको ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्ज कर लेते हैं। डिस्क्रीट वर्ड का क्या मतलब है, वितरित। खैर इसका भी हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया हुआ है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो यहाँ रोल है वो हिडन पार्ट में माना जाएगा, क्योंकि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं मेंशन किया है कि आपको क्या करना है, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। तो हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ने की जरूरत है, जिसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे डिस्क्रीट का मतलब होता है, जहाँ पे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया है, तो आप हिंदी के अगर स्टूडेंट हैं, हिंदी के एस्पिरेंट्स हैं, तो भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रीट मतलब होता है जब चार्जेस के बीच का डिस्टेंस इस तरीके से हो कि हम उसको कंसीडर कर सकें। जैसे रूम में चार्जेस प्लेस्ड हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस हम कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए इसको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास ऐसे ग्रुप ऑफ चार्जेस दिए गए हैं और किसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, नेट पोटेंशियल। तो हम चार्ज मान लीजिए Q1 की वजह से, चार्ज Q2 की वजह से, चार्ज Q3 की वजह से, चार्ज Q4 की वजह से, चार्ज Q5, चार्ज Q6, यानी सारे चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। अब चूंकि हमें सारे चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड हो चुका है और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें अलजेब्रिक सम अगर कर देंगे तो यहां पर हमें नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं कि अगर आपके पास Q1, Q2, Q3 चार्जेस हैं और वो किसी पॉइंट P से R1, R2, R3 डिस्टेंस पर हैं, यानी अगर Q1 चार्ज है तो R1 डिस्टेंस पर, Q2 अगर चार्ज है तो R2 डिस्टेंस पर, Q3 है तो R3 डिस्टेंस पर, इस तरीके से है, और n चार्जेस हमारे पास हैं, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R2 डॉट डॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn अपॉन Rn। ठीक है, ये हो गया। या इसी को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें और समेशन लगा दें QI RI, जहां आपका I जो है वो वेरी कर रहा है 1 to n, ये नोटेशन आपको क्लियर होगा। तो ये डिस्क्रीट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट P पर। ठीक है, अब यहां Q1, Q2, Q3 चार्जेस जो वैल्यू रखी जाएंगी वो विद साइन रखी जाएंगी। दैट मीन्स अगर Q1 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो Q1 हम मान लीजिए +2 माइक्रोकूलम है तो +2 माइक्रोकूलम रखेंगे। दूसरा चार्ज मान लीजिए कि -3 माइक्रोकूलम है तो यहाँ पे माइनस के साथ रखेंगे, तो वो एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलिए अब हम लोग को करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस मतलब सतत चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस में आपके 3 तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पिछले वीडियो में मेंशन कर चुके हैं, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके करस्पॉन्डिंग क्या होती है, डेंसिटीज होती हैं। लाइन चार्ज के करस्पॉन्डिंग लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। तो अगर हमें कुछ इस तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिए हैं तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जरा उसकी बात करते हैं। जैसे हम लोग पहले इंटर में करते थे वो भी मैं लिखूंगा, और साथ ही साथ हम ग्रेजुएशन लेवल में कैसे करेंगे हम उसको यहाँ पे भी लिखेंगे। चलिए दोनों करते हैं। पहला हम लोग लाइन चार्ज की बात करेंगे। तो लाइन चार्ज में हम मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी डेंसिटी है लैम्डा, है ना। अब इसके कारण हमें क्या करना है, किसी पॉइंट आर पर हमें किसी पॉइंट पी पर जिसकी डिस्टेंस आर है यहाँ से, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बनेगा, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl, क्योंकि ये dl लेंथ माना गया है, अपॉन ये इंटीग्रेशन r स्क्वायर। इसे हम इंटर लेवल में करते हैं, यानी क्लास 11-12। अब हम इसी को स्टैंडर्ड नोटेशन में करेंगे, यानी ग्रेजुएशन लेवल में कैसे करेंगे। तो ग्रेजुएशन में हम लोग क्या करते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी हम यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं उसको, उस लोकेशन को भी लिखते हैं जहां पर वो कंसीडर किया जा सकता है, किया गया है। जैसे मैं इसी की बात करूं, अगर मैंने इसको क्या किया हुआ है, कंसीडर किया हुआ है, हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहां पर मैंने कोई छोटा सा एलिमेंट लिया जिसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो ये किस पोजीशन पे है हमें इस पोजीशन को भी मेंशन करना पड़ेगा। यानी चार्ज डेंसिटी को हम लोग यहाँ पे लैम्डा आर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लैम्डा यानी चार्ज डेंसिटी, आर मतलब एट आर। ओके, ठीक है। तो अब इसका हम लोग फॉलो करते हुए क्या करेंगे, लिखेंगे। ये मान लीजिए हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये dl लेंथ है जिसकी पोजीशन r डैश है, एक पॉइंट P है जिसका लोकेशन यहां पर है और r इसकी पोजीशन वेक्टर है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो r डैश माइनस r होगा, यानी मॉड ऑफ r डैश माइनस r। तब हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखना होगा, तो हम यहाँ पे इसे फाई से लिखेंगे, फाई ऑफ r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, यहाँ पे लैम्डा के साथ r डैश इंटू dl। अच्छा, यहाँ पे r स्क्वायर नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे r होना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल है, माफ कीजिएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ r डैश माइनस r। ठीक है, तो ये हम लोग अपने ग्रेजुएशन लेवल में करते हैं। तो दोनों एक्सप्रेशन में खाली फर्क नोटेशन का है, यहां पर उस लोकेशन को भी कंसीडर किया जाता है जहां पे आप चार्ज डेंसिटी को एज्यूम किए हैं। इसी तरीके से अगर हम सरफेस चार्ज की बात करें, मैं यहां पे हल्का सा मॉडिफिकेशन करके सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जिसमें हमने स्मॉल रीजन ले लिया ds, तो यहाँ सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिग्मा, और dl की जगह ds कर देंगे। यहाँ पे भी उसी तरीके से लैम्डा की जगह हम लोग यहाँ सिग्मा कर देंगे, सिग्मा एट आर, और dl की जगह ds कर देंगे। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा जब हम बात करेंगे सरफेस के लिए। ओके, अब हम लोग बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यानी अब मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोई एक बॉडी है जिसका कुछ वॉल्यूम है, इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना। अब हमें क्या करना है, इसकी वजह से किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम इसका एक छोटा सा पैच ले लेंगे जिसका वॉल्यूम dV होगा और उसमें कुछ चार्ज डेंसिटी रो होगा। तो यहाँ पे ये क्या किससे चेंज हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, और ये सरफेस एलिमेंट की जगह वॉल्यूम एलिमेंट आ जाएगा। यहाँ पे भी उसी तरीके से रो एट r डैश और ये dV। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आपके अलग अलग केसेस में फॉर्मूले ही बनेंगे।
अब इन्हीं का एप्लीकेशन करके हम क्या करेंगे, किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एक बार देख लें कि हम किन किन सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लें तो हमारा काम चल जाएगा, एक तरीके से सारी चीजें कंसीडर हो जाएंगी। तो यहां पर मैं नोट कर रहा हूं, पहले हम लोग क्या कर लें, पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने कल निकाला था, ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए या लिख लीजिए कि पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, ग्रुप ऑफ चार्ज मतलब क्यूब पर चार्जेस दी गई हैं, तो किसी उसके सेंटर या बाहर पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। या नेक्स्ट हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। तो डायपोल को हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन, स्टैंडर्ड तरीके से करेंगे। आपको मैं शॉर्ट व्यू दे दूंगा जब हम 11 12 में करते हैं उसका भी, ताकि आपका क्या हो जाए, प्री और मेंस के दोनों के लिए। तो ये पूरा टॉपिक मेंस लेवल तक हो रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। अब स्फीयर में हम लोग क्या करेंगे, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर करेंगे। इसमें 4 केसेस करेंगे, या आपको नोट्स में दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू वायर यानी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस, कि हमारे पास कोई सरफेस दिया रहेगा उसकी वजह से करेंगे। फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिलेंडर्स, यानी हमारा सिलेंड्रिकल शेप हमें दिया रहेगा और उसकी वजह से हम क्या करेंगे, चार्ज निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे केसेस, और इसमें एक और केस हम लोग ऐड कर ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, सॉरी डिस्क, और इसी तरीके से प्लेन शीट। तो अगर हम इतने पोटेंशियल के केसेस कर लेंगे, इतने पोटेंशियल के केसेस मतलब इतने सिस्टम के लिए अगर हम पोटेंशियल निकाल लेंगे तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा हम कर ले जाएंगे। इसलिए बहुत ही सीरियसली इस वीडियो को देखना है। हालांकि ये पूरा नहीं हो पाएगा इस वीडियो में, कुछ हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको इतने टॉपिक पर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो बारी बारी से हम लोग करते हैं। पहले हम ये बात करेंगे ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से। तो ये बहुत ही सिंपल है, कैसे जरा देखते हैं। यहां पर मान लीजिए हमारे पास क्यूब पर, या ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ये Q5 है, ये Q6 है, ये Q7 है। इस तरीके से हमारे पास और ये Q8 चार्जेस दी गई हैं, और हमें क्या करना है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपको डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है तो सारे चार्जेस की वजह से आप क्या कर लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लीजिए जिस भी पॉइंट पर कह रहा है, और सबका एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। तो ये इसमें बड़ी बात नहीं है। अगर ये सेंटर पे कह रहा है तो सेंटर पे क्या होगा, सारे पॉइंट चार्जेस से या सारे कॉर्नर से सेंटर की दूरी फिक्स्ड होगी। क्यूब दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सेंटर से कॉर्नर की डिस्टेंस। तो हमारे पास चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस आ गई और सारे चार्जेस की वैल्यू पता लग गई। तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं, QI/RI। किसी को भी इसमें समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल सकते हैं। लेकिन अब हम अगला केस ले रहे हैं, वो इलेक्ट्रिक डायपोल का ले रहे हैं। इसको आपको सीरियसली देखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ये जो डेरिवेशन हम करने चल रहे हैं ये मेंस लेवल तक का डेरिवेशन है। यानी आप मेंस में डेरिवेशन कर सकते हैं अगर आता है तो, और आ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या कर लें, चार्ज ले लें। पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में जान लेते हैं। जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल का जानना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव
यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर हम क्या कर दें, कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस कर दें, तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल बोला जाता है। यानी अगर जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या कर लें, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस ले लें। याद रखें इक्वल एंड अपोजिट, यानी अगर यहाँ पर चार्जेस की वैल्यू क्यू और क्यू है लेकिन दोनों सेम है, यानी सेम पोलैरिटी की है, यानी प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोला जाएगा। इसी तरीके से अगर वो प्लस माइनस है, यहाँ पे +2 कूलम है और यहाँ पे -3 कूलम, तब भी इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं बोले जाने चाहिए। ये तभी इलेक्ट्रिक डायपोल होगा जबकि क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब प्लस चार्ज जितना हो उतना माइनस चार्ज हो, इनको हम कुछ सर्टेन डिस्टेंस पर प्लेस कर दें या ऐसा सिस्टम कहीं देख रहे हैं तो उनको इलेक्ट्रिक डायपोल बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल का सेपरेशन क्लास 12 में 2A टाइप का लेते थे कैलकुलेशन से बचने के लिए, फिलहाल हम यहाँ D ले रहे हैं। तो ठीक है, और ये मान लीजिए प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, माइनस क्यू, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो D है। ठीक है, तो अगर हम दोनों चार्ज में से मान लीजिए क्यू ले लेते हैं और उनके बीच का सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो क्वांटिटी मिलती है उसे हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, Q इंटू D। इसके कारण हम किसी पॉइंट P पर, आर्बिट्ररी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। यही हम क्लास 12th में करते थे। तो पहले हम एक्सियल यानी अक्षीय बिंदु और एक नॉन एक्सियल पॉइंट या इक्वेटोरियल पॉइंट यानी निरक्षीय बिंदु पर निकालते थे। तो वहां पे 2 पॉइंट्स पर हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, बट हम यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे और जनरल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए कैसे करेंगे जरा देखते हैं। इसके कैलकुलेशन के लिए, डायपोल के कैलकुलेशन या डायपोल से रिलेटेड कैलकुलेशन हम हमेशा उसके मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी मिड पॉइंट डिस्टेंस जो होगा वो मिड पॉइंट से लिया जाएगा। तो ये मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं r है, और प्लस चार्ज से r प्लस ले लेते हैं और माइनस चार्ज से इसको r माइनस ले लेते हैं। ये वाला लाइन इसके डायपोल एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये एंगल क्या हो रहा है, 180 माइनस थीटा, और ये आपका पॉइंट P है। ठीक है, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, पहले प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, माइनस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होने वाला है, V प्लस या 5 प्लस कर लें बेटर है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज Q प्लस है और डिस्टेंस क्या है, R प्लस है, इस इक्वेशन 1, और माइनस चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस, यहाँ पे ये माइनस Q कर लीजिए, और R माइनस, ये R पर ये प्लस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस चार्ज की वजह से, माइनस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फाई आपका हो जाएगा φ1 प्लस φ2, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो सिंपल मैं लिख दे रहा हूं φ1 प्लस φ2 जल्दी में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस की वैल्यू देखिए दोनों Q है, क्योंकि मैंने बोला इक्वल एंड अपोजिट, चार्जेस की वैल्यू इक्वल होंगे, पोलैरिटी में डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पे Q ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, ये पहली पोजीशन पे, तो 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस, यानी हमने क्या किया, φ1 φ2 की वैल्यू रखा और Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, तो ये आ गया। इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं। अब हमारा काम क्या है, 1/r प्लस फाइंड करना, 1/r माइनस फाइंड करना। अगर हम फाइंड कर लें कैसे, इन द टर्म्स ऑफ r, यानी मैंने आपको बोला ना कि सारी डिस्टेंसेस को हम मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम लोग यही करेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे कोसाइन फॉर्मूला। तो कोसाइन फॉर्मूला, मान लीजिए हमारे पास एक कोई इस तरीके से ट्राइंगल है, ये A है और ये कॉर्नर B, ये कॉर्नर C। A के सामने की वैल्यू को स्मॉल ले लेते हैं, B के सामने की साइड को स्मॉल B लेते हैं, और C के साइड की जो वैल्यू होती है उसको C लेते हैं, स्मॉल c में। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। वो कैसे लिखते हैं, अगर हम A के लिए लिख रहे हैं तो cos A इज इक्वल टू, जिस एंगल को हम लोग लेते हैं, जिस एंगल को हम लोग लेते हैं उसको छोड़, मतलब उसके बगल वाले एंगल्स का पहले स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस जो बचा है, जो इसके जस्ट अपोजिट है, ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ठीक है,
तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2bc अपॉन 2bc यहां भेज दे इंटू कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे इसमें, और इस पहले कॉस थीटा, तो यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला। ओके, तो चलिए यूज करते हैं इस थीटा के लिए। तो कॉस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा आपका आ जाएगा, देखिए अगर हमने यहाँ पे ए लिया था तो इस बाकी दोनों का पहले स्क्वायर किया है जस्ट उसके बगल पे, तो थीटा के बगल में ये है और ये, तो ये डिस्टेंस d/2 होने वाली है और ये r, तो r स्क्वायर प्लस d/2 फिर माइनस a यानी जिस उसके जस्ट अपोजिट, तो ये r प्लस का स्क्वायर अपॉन 2bc यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2b यानी d/2 यहाँ पे और दूसरे की वैल्यू r हो जाएगी। तो हमें निकालना है r प्लस, तो इन दोनों को कैंसिल करके इसको यहां पे ले आते हैं, इसका भी स्क्वायर होगा, तो r प्लस d इंटू आर कॉस थीटा r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 माइनस r प्लस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो फिर हम लिख लेंगे। इक्वेशन 3 है हमारा, तो यहां से हमें r प्लस को निकालना है, तो इस टर्म को इधर ले आएंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, तो r प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 और ये माइनस डी आर कॉस थीटा, ये आ जाएगा। उसके बाद रूट ले लेंगे, तो r प्लस का अगर रूट ले लेंगे तो क्या मिलने वाला है, r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस डी आर कॉस थीटा। अब आर स्क्वायर सब जगह से कॉमन ले ले रहे हैं, आर प्लस, तो ये आर स्क्वायर अगर कॉमन लेके बाहर लेंगे तो इस अंडर रूट से बाहर आएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आर हो जाएगा। आर यहां से क्या मिलेगा आपको 1, यहां चूंकि आपका आर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, यहां पर एक आर अवेलेबल है तो ये माइनस हो जाएगा d अपॉन आर कॉस थीटा। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि हमें निकालना है r प्लस, यहां पे क्या है सॉरी हमें निकालना है 1 अपॉन आर प्लस, तो दैट इज वाई हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर प्लस और ये हो जाएगा 1 अपॉन आर, इन सब पे पावर माइनस आ जाएगा, 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस डी आर अपॉन कॉस थीटा पर पावर 1/2, लेकिन माइनस में। ओके, अब अगर हम बात करें स्मॉल डायपोल के लिए, फॉर स्मॉल डायपोल, स्मॉल डायपोल के लिए डी हमारा जो होगा वो बहुत कम होगा उस डिस्टेंस से जहां पर हम ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। यहां पे स्मॉल डायपोल का क्या मतलब है कि डायपोल की में चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कम है, या वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत डिस्टेंस पर है। जैसे आप किसी बिल्डिंग को दूर से देखते हैं तो अगर हम उसके अपने अंगुलियों के बीच में लाना चाहें तो हम बहुत स्मॉल रीजन में उसे देख सकते हैं, लेकिन अगर हम उस बिल्डिंग को पास से जाके देखें तो बहुत बड़ी है। तो यानी हमने जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन उस समय सेलेक्ट किया था लास्ट टाइम वो बहुत दूर था, इस वजह से वो स्मॉल एज्यूम किया जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल डायपोल का मतलब होगा कि डायपोल के बीच की डिस्टेंस, डायपोल की साइज जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो उससे बहुत दूरी पे है, तो ये डी लेस देन आर हो जाएगा। ऐसे केस में ये आपका टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो अगर ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 अपॉन आर 1 प्लस सॉरी ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस डी अपॉन आर कॉस थीटा पावर -1 हाफ, सॉरी ये आ जाएगा। अब इसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे और हायर ऑर्डर को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये सिंपल एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स पावर n का, तो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर नेक्स्ट होता है n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये सब छूटते जाएंगे, सिर्फ हम क्या करेंगे ये लेंगे, तो यहाँ पे माइनस हाफ होने की वजह से 1 अपॉन आर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन ये d और नीचे 2r cos थीटा।
यहाँ पे सॉरी माइनस होने की वजह से यहाँ पे प्लस हो जाए, क्योंकि यहाँ पे माइनस पावर हाफ है, ये अगर कंफ्यूजन हो रही है तो माइनस पावर हाफ है। तो अगर हम n की जगह पे n बाई -1/2 लेंगे तो यहाँ पे आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आ गया 1/r प्लस आ गया, यानी जो हमें एक्सप्रेशन में 1/r प्लस फाइंड करना था वो आ गया। सेम पैटर्न पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/r माइनस भी फाइंड कर सकते हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एंगल है, तो इस एंगल की हेल्प से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये थीटा एंगल के लिए था और दूसरा क्या था 180 माइनस थीटा। तो अगर हम cos 180 माइनस थीटा के लिए कर लें तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम इसी तरीके से चाहें तो 1/r माइनस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कितनी आ जाएगी, 1/r सिंपल आप 1 - d/2r cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यूज आ गई। अब हमारा काम आखिरी ये बच रहा है कि हम ले जाके इक्वेशन 3 में 1/r प्लस 1/r माइनस की वैल्यूज प्लेस कर दें, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो फिलहाल मैं इसको यही सॉल्व कर ले रहा हूं, क्योंकि हमारा 1/r प्लस माइनस 1/r माइनस करना था, तो कर लेते हैं। तो पहले हम इसको लिखेंगे 1/r और ब्रैकेट में 1 + d/2r cos थीटा, ये सिर्फ r है, ठीक है। इसके बाद माइनस ये करेंगे तो इसमें 1/r इसमें भी आएगा तो ये कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ पे -1 - d/2r cos थीटा, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप ध्यान से देखें यहाँ पे माइनस, तो ये -1 और ये प्लस, तो ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास 1/r प्लस -1/r माइनस इज इक्वल टू 1/r बाहर रहेगा और d/2r cos थीटा, d/2r cos थीटा 2 टाइम्स d/r cos थीटा हो जाएगा, तो ये बचेगा dr cos थीटा। या इसी को हम लिख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके d/r² cos थीटा। ये आ गई किसकी वैल्यू, 1/r प्लस -1/r माइनस। बड़ा लंबा डेरिवेशन है, बट ये मेंस में आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। चलिए अब हम ले जाके इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 3 हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे q था 1/r प्लस -1/r माइनस, ये प्लेस कर देंगे तो ये क्या मिलने वाला है, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d/r², ये d है, cos थीटा। तो अगर देखें q इंटू डी को अगर हम एक साथ ले लें तो ये डायपोल मोमेंट बोला जाता है। तो फाई एट r हमारा क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, ये r² होगा, p cos थीटा अपॉन r²। ये डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन है, जिससे आप किसी भी पॉइंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल। अब हम लोग देखें, अगर हम क्या करें, वेक्टर जो हमारा p होता है, डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, अगर डायपोल में हम यूनिट r कैप से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होने वाला है, डॉट प्रोडक्ट आपका मॉड ऑफ p मॉड ऑफ यूनिट कैप cos थीटा, है ना। अब मॉड ऑफ p आपका p देगा, मॉड ऑफ r चूंकि यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर को हम अगर मॉडुलस लेते हैं तो 1 आता है, तो ये आ जाएगा cos थीटा। तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फाई एट r मतलब r पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर p डॉट r कैप अपॉन r², ये इसका एक फॉर्म हो गया। दूसरा, अगर हम r कैप की बात करें, यूनिट वेक्टर की बात करें, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर में कैसे निकालते हैं, अगर हम वेक्टर r में मॉडुलस ऑफ r से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो ये फाई r इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p कर देंगे, r की जगह हम क्या रखेंगे, वेक्टर r अपॉन ये मॉड ऑफ r, मॉड ऑफ r मतलब r, तो ये नीचे r³ हो जाएगा और ये वेक्टर r हो जाएगा। ये एक और फॉर्म हो गया। चलिए इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट की। तो एक्सियल पॉइंट की बात करें तो एक्सियल पॉइंट मतलब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये डायपोल ऐसे है
तो इसके मिलाने वाली एक्सिस, माने इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको एक्सियल एक्सिस बोलेंगे, और अगर इस पॉइंट पर हम कोई पॉइंट लेंगे तो एक्सियल पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए डायपोल मोमेंट और आर के बीच में एंगल क्या है, 0। तो एक्सियल पॉइंट के लिए हमारा थीटा जो होगा वो 0 हो जाएगा और कॉस 0 क्या देगा, 1 देगा। तो ऐसी केस में हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो आ जाएगा P/r²। दूसरा हमारा है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब होगा कि चार्जेस को, या निरक्षी बिंदु इसे बोलते हैं, चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के मिड पॉइंट पर जाएंगे और वहां से 90 डिग्री पर क्या करेंगे, एक पॉइंट लाइन खींचेंगे। तो इस लाइन पे जो पॉइंट्स होंगे उनको इक्वेटोरियल पॉइंट या निरक्षीय बिंदु कहते हैं। तो यहां पर आपको थीटा लेना पड़ेगा 90। तो एक्सियल पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था, लेकिन हमारा 90 डिग्री यानी नॉन एक्सियल पॉइंट, या इसे हम इक्वेटोरियल पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि cos 90 0 होने वाली है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होने वाली है, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे 0 होगा। अच्छा, एक्सियल पॉइंट को हम एंड ऑन पॉइंट्स भी बोलते हैं, ध्यान से। tan A पोजीशन भी बोलते हैं, और इक्वेटोरियल को साइड ऑन पॉइंट या tan B पोजीशन बोलते हैं। तो ये रही बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायपोल की वजह से। तो ये वीडियो बहुत मैं लंबा नहीं बनाना चाह रहा, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं। हाँ, अब वो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे, मैं उनको शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा कहाँ पे शॉर्ट हुआ है, ताकि आपका कम समय में काफ़ी कोर्स हो। अब वीडियो आपको कंटिन्यूसली आती रहेंगी, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और आपसे बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचें। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी सजेशन है वो बताइए, जो आपकी क्वेरीज है वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल है आपको वहीं से मिलेगा। मैंने मिश्रा एजुकेशन के नाम से एक चैनल बनाया है, और उससे लिंक्ड हमारा यूपी जीआईसी फिजिक्स लेक्चरर का एक डिस्कशन ग्रुप है, जहाँ पे आप अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको कोई शंका हो रही है तो आप हमसे डायरेक्ट हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम या जीमेल के थ्रू बात कर सकते हैं, जो नीचे लिंक्स पे लिखे हुए हैं। आपकी सारी शंका का समाधान हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे हो जाए। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियोस को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन रखेंगे ताकि आपकी वीडियो अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए, आज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।